जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ बिना बटन का रेडियो सीरीज का एपिसोड नंबर 8 लेकर। मैं अपनी कहानियाँ सैटरडे और संडे को ही आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोग वीकेंड पे थोड़े रिफ्रेश होकर इन एपिसोड्स के बारे में सोचें। और अगर आपको ये लगे कि ये लाइफ स्किल कुछ अच्छी है, आप अपने लाइफ स्किल के मेनू में इसको अटैच कर सकते हैं, इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो आप 2 दिन में इसके बारे में सोच करके इसे अप्लाई करें। एक दिन की बात थी। उस दिन बहुत खुशगवार था। स्नेहा जी ने बच्चों के मनपसंद खाना बनाया था बच्चों के लिए। स्वप्निल जी ने बच्चों के मनपसंद गिफ्ट्स लाए थे और बहुत सारी मिठाइयाँ और बड़े अच्छे मूड से वो अपना काम करके घर वापस आए थे। जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने देखा रोशनी एक कोने में, विनीत एक कोने में बैठे हुए हैं। घर का माहौल देखकर उन्हें समझ में आया जरूर कुछ पंगा है, दोनों बच्चों के बीच कुछ तो हुआ है। दोनों में वो भाई बहनों वाली तकरार हो गई थी। जानते हैं बच्चों, भाई बहन जो होते हैं वो बॉन्डिंग कैसे सीखते हैं? प्यार के साथ तकरार भी होती है उनमें। तकरार ना हो तो पता कैसे चले कि प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो भाई बहनों की तकरार हो गई थी रोशनी और विनीत के बीच। स्नेहा जी ने इशारे से स्वप्निल जी को वो सारे सामान बच्चों को देने को कहा। स्वप्निल जी जैसे ही वो सामान लेकर बच्चों के पास आए तो विनीत और रोशनी दोनों के एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, रंगत कुछ इस तरह थे कि उन्हें समझ में आ गया बच्चे अभी गिफ्ट्स नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, बच्चों मैं ये सामान यहाँ पास के टेबल पे रखे जा रहा हूँ, जब तुम दोनों का मूड ठीक हो जाए तो देख लेना मैं क्या लेकर आया हूँ तुम दोनों के लिए। इतने में स्नेहा जी ने आकर कहा, ये बच्चों की बातें तो चलती रहेंगी, आप थक कर आए हैं, आप जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। स्वप्निल जी फ्रेश होने चले गए और वहां से आकर उन्होंने चाय पी और थोड़ी देर बाद नहा धो करके शाम की आरती के लिए रेडी हो गए। घर में शाम की आरती की ड्यूटी स्वप्निल जी की थी। वो बहुत अच्छी आरती गाया करते थे और स्नेहा जी की ड्यूटी थी डेली शाम में आरती के बाद का जो प्रसाद होता है वो बनाना, घर में शाम तक साफ सुथरा घर को करके अगरबत्ती जलाना, रोशनी जलाना। बच्चों आप जानते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में हर धर्म में ये अगरबत्ती जलाना और रोशनी करने का सिस्टम है। ये सिस्टम क्यों है आप जानते हैं? जो दिन भर की नकारात्मक भावनाओं से हम ग्रसित होते हैं, जब घर के बाहर निकलते हैं हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, कोई बुरे लोग भी होते हैं, हर तरह के इंसान होते हैं ना, सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। कभी कभी किसी इंसान की बुराइयाँ उस दिन बहुत ज्यादा हावी होती हैं उस पे, तो हमें बुरा एक्सपीरियंस होता है उस इंसान के व्यक्तित्व का। तो ये जो जितनी भी चीजें हमारे दिमाग पे दिन भर का असर की हुई होती हैं, उन सारी चीजों से ये भीनी भीनी अगरबत्ती की खुशबू और घर में की हुई रोशनी हमें सुकून देती है। शायद इसीलिए भारतीय संस्कृति का ये एक पार्ट है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हमें एक अच्छी सी फीलिंग आती है घर पहुंचने के बाद। शाम में दिन भर की थकान के बाद शाम के वक्त जब काम करके लोग अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें एक सुकून सी फीलिंग आती है इस ट्रेडिशन से। आजकल आपने सुना होगा योगा और मेडिटेशन के जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं उनमें कहा जाता है कि अगरबत्ती जलाना और घर में रोशनी करना, शाम की आरती करना, मेडिटेशन करना, ये सब इंसान को के सोल को
प्यार करने का एक प्रोसेस होता है, माहौल बनाता है ये उसके लिए। तो उसी तरह स्वप्निल जी और स्नेहा जी भी अपने घर में डेली शाम में आरती के वक्त अगरबत्ती और रोशनी किया करते थे। आरती का वक्त हो गया, बच्चों का मूड था कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो स्वप्निल जी ने कहा बच्चों को, बच्चों मूड का क्या, 24 घंटे में 2-3 बार तो बिगड़ ही जाता है, नॉर्मल है ये, हमारे लिए तो, हर जीव के लिए नॉर्मल होता है ये। तो इसमें आप एक काम कीजिए बच्चों, हम आरती का समय हो गया है, मैं आरती गाने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। हो सकता है यहाँ पे आने के बाद, इस माहौल में, अच्छे माहौल में रहने के बाद, सत्संग में रहने के बाद, 2 मिनट का आरती के बाद जो मेडिटेशन होता है 10 मिनट का, उसको करने के बाद आपका मूड भी फ्रेश हो जाए, जैसे हम सबका हो जाता है। बच्चों ने कहना मान लिया और बेमन से आरती और मेडिटेशन के लिए पहुंच गए अपने मम्मी पापा के पास। आरती हुई, मेडिटेशन हुआ और चांदनी रात थी। घर के आंगन में स्नेहा जी ने आरती का इंतजाम किया था, क्योंकि वो प्रकृति के उपासक थे, तो वो खुले आसमान के नीचे ही मेडिटेशन किया करते थे। तो उस मेडिटेशन के बाद बच्चों को बहुत अच्छा लगा, मूड थोड़ा बच्चों का ठीक हो गया। आरती के बाद स्नेहा जी गईं खाना बनाने के लिए और स्वप्निल जी बच्चों के पास बैठ गए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों किस बात की तकरार थी भाई बहनों के बीच? रोशनी से चुप ना रहा गया। रोशनी ने फट से कहा, बाबा सारा दिन ये स्कूल जाता है, मैं भी तो जाती हूँ, ये होमवर्क करता है, मैं भी तो करती हूँ, ये खेल कूद करता है, मैं भी तो करती हूँ, तो शाम में घर वापस आने के बाद ये क्यों मुझ पे हुक्म झाड़ता रहता है? रोशनी पानी लेके आओ, रोशनी मम्मी खाना देंगी, खाना लेकर आओ। स्वप्निल जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, ओ तो ये बात है। उन्होंने पूछा विनीत से, विनीत ऐसा क्यों भाई, तुमने ऐसे क्यों कहा? तो विनीत ने कहा, बाबा घर आकर के तो मैं देखता हूँ डेली शाम में आप आकर के आराम से बैठते हैं और पापा मम्मा से कहते हैं, मम्मी से कहते हैं कि खाना लाइए, पानी लाइए, तो मैंने आपसे ही सीखा है ये चीज। स्वप्निल जी मुस्कुराए और कहा, बच्चों हम गृहस्थ जीवन में आ गए हैं और तुम लोग बालावस्था में हो, मीन्स चाइल्डहुड में। बाल अवस्था में जब हम थे और तुम्हारी माँ थी, तो हमने अपने जिंदगी को आगे जीने वाले सारे तौर तरीके सीखे थे। घर के काम से लेकर के, माँ का खाना पकाने में हाथ बटाने से लेकर के, घर की साफ सफाई, अच्छे तौर तरीके हम सब ने सीखे थे। मैंने भी सीखे थे और तुम्हारी माँ ने भी सीखे थे। तुम लोगों ने हमारा बचपन तो देखा नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि पापा ऑफिस से आकर के बस बैठ जाते हैं और मम्मी को कहते हैं खाना बनाने के लिए। तो हमारी बाल अवस्था की जो ड्यूटीज होती हैं उनसे अलग होती है हमारी गृहस्थ जीवन की ड्यूटीज। और इसी तरह हमने अपनी बाल अवस्था की ड्यूटीज को, अपनी माँ की मदद करना, पड़ोसियों से अच्छा बिहेव करना, पढ़ाई लिखाई करना, खेल कूद करना, खुद को स्थापित करना, इस तरह के हम पारिवारिक जीवन बिता सकें, ये सब हमने सीखा बाल अवस्था में। अब हम गृहस्थ अवस्था में आ चुके हैं, अपने परिवार को संभालने की अवस्था में आ चुके हैं। इस अवस्था में हम, बालावस्था में हम अपने व्यक्तित्व की पूरी जिम्मेदारी अकेले लेते हैं, लेकिन जब हम परिवार बनाते हैं तो हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, जो कार्यभार होते हैं, वो 2 लोगों में बढ़ जाते हैं, एक तुम्हारी माँ और मैं। हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी जिम्मेदारियां बांट ली ताकि किसी के ऊपर भी बहुत ज्यादा कार्यभार ना आ जाए और कोई एकदम ही आराम ना करता रहे। क्योंकि गृहस्थी का जो चक्का होता है ना बच्चों, वो एक आदमी से नहीं चलता। वो हमेशा गृहस्थी के 2 मजबूत पाए जो होते हैं, पति पत्नी, जो आपके माँ बाप बनते हैं, उन दोनों के ऊपर होते हैं।
अगर एक इंसान ही खींचता रहे गृहस्थी की गाड़ी को तो गाड़ी का चलना थोड़ा मुश्किल है। बच्चों, आपको मुझसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, क्योंकि आपकी एज भी अलग है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग, और हमारी एज भी अलग है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर पति पत्नी, जैसे ये शांति वन में हम सब रहते हैं, हमारी फैमिली सेकेंड जनरेशन है एजुकेशन के सिलसिले में, मतलब हमारा परिवार का ये दूसरी पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है। इसी तरह शांतिवन में बहुत सारे जानवरों का परिवार है जिसमें किसी की पहली पीढ़ी पढ़ी लिखी अभी है, किसी की पढ़ी लिखी पीढ़ी अभी शुरू ही नहीं हुई है, किसी की तीसरी पीढ़ी पढ़ी लिखी चल रही है, तो कहीं पे चौथी पीढ़ी पढ़ी लिखी है। लेकिन जो हमारा परिवार है बच्चों, वो दूसरी पढ़ी लिखी पीढ़ी है। मतलब तुम्हारे दादाजी भी पढ़े लिखे थे और मैं और तुम्हारी माँ भी पढ़े लिखे हैं, और तुम हो गए तीसरी पढ़ी लिखी पीढ़ी। तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम उस तीसरी पढ़ी लिखी पीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हो। तो इस तरह से जो जनरेशन बाय जनरेशन एजुकेशन का इस्तेमाल होता है, उसको ध्यान में रख के हर परिवार अपने तरीके बनाता है, अपने रूल्स बनाता है। और हमने अपने घर के तरीके ये बनाए हैं कि घर के बाहर की जिम्मेदारियां, जैसे कि तुम लोगों को दूसरे वन में ले जाना घुमाने के लिए, सभी ज़रूरतों के लिए पैसों का इंतज़ाम करना, राशन, घर का मेंटेनेंस, तुम लोगों के स्कूल की फीस, और बीमारी दुखी के वक्त आर्थिक सहायता, शादी ब्याह, त्योहारों के समय बड़े खर्चों का पहले से इंतज़ाम करना, साल में एक बार तुम लोगों को दूसरे वन घुमाने ले जाने का प्लान बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना। अपने राजमहल में जो मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ ना, लिखा पढ़ी करने का, खाता बही का, उसको संभालना, राजा जी को समय समय पर उसके बारे में अपडेट करना, सारे राजमहल के आय व्यय यानी क्रेडिट और डेबिट का ध्यान रखना, यह सब मेरी जिम्मेदारी बन गया शादी के बाद, विवाह के बाद, जब मैं गृहस्थ में आया। और तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी हम सब परिवार के जो भी जन हैं उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़ों का ध्यान रखना, तुम लोगों की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, घर को मेंटेन करना, पूजा पाठ के लिए प्रसाद बनाना, पड़ोसियों की मदद जब हो सके तब करना, मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों की हर प्रकार की जरूरतों का ध्यान रखना। ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी माँ की हो गई। मेहमानों के खाने से लेकर उनको उपहार देने तक की भी जिम्मेदारी तुम्हारी माँ के हिस्से आ गई। इसका ये मतलब नहीं कि माँ ने और मैंने अपने बालावस्था में ये सब चीजें नहीं सीखी थी। अगर हम ये सब आचरण नहीं सीखते, व्यवहार नहीं सीखते, तो हमारे गृहस्थ जीवन में कैसे काम होता बच्चों? ये तो पीढ़ी की नींव होती है, बालावस्था, चाइल्डहुड। उसमें हम सारी लाइफ स्किल्स इसलिए सीखते हैं ताकि आगे आने वाली जिंदगी में हमें जो भी जरूरत हो, जो भी नई चीजें सीखने की लालसा हो, वो सब बनी रहे। अगर हम बचपन में ही काम करने से थक जाएंगे या काम करने से मन चुराएंगे, तो जिंदगी की आगे की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, उसको निभाने में हमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी बच्चों। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी चीजें सीखने के लिए हमेशा बिजी रहना चाहिए। इसमें कोई कंपटीशन नहीं। रोशनी को भी सीखना चाहिए और विनीत तुम्हें भी सीखना चाहिए। बच्चों, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर मैं डेली ऑफिस से आकर के अपने राजमहल से अकाउंटेंट का काम करके जो मैं आता हूँ थक करके, उसके बाद मैं तुम दोनों की ये बेवजह की लड़ाई सुलझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दूंगा, तो तुम लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाने में जो एनर्जी मेरी लगनी चाहिए वो बर्बाद हो जाएगी। और जो गृहस्थ का काम है ना बच्चों, तुम्हारी माँ का और मेरा, इसमें कोई किसी का ज्यादा महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण नहीं होता। ये तो बस एक दूसरे को जोड़े रखने का तरीका होता है। ये देखिए,
ये है तुम्हारी माँ की ड्यूटीज। और यहाँ पे जो गैप है ना बच्चों, आप देख रहे हैं, उसमें मेरी ड्यूटीज एडजस्ट होती हैं और फिर ऐसे बनता है हमारा परिवार मजबूत। अगर हमने आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ लिया, या तुम्हारी माँ ने खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ लिया, तो ये जो गैप्स है ना रिलेशनशिप में, वो बने रहेंगे, वो ब्रिज अप नहीं होंगे, वो ब्रिज नहीं होंगे। तो अगर पारिवारिक जीवन को इस तरह से मजबूत रखना है तो दोनों की इम्पोर्टेंस है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। हम सब शांतिवन के निवासी हैं और शांतिवन के कानून के हिसाब से बच्चों 18 वर्ष तक, बालावस्था तक आपकी बालावस्था होती है शांतिवन के कानून के हिसाब से जो राजा जी ने बनाए हैं हम सबके लिए कानून, उसके हिसाब से। और इस बालावस्था में आप लोगों को अपना ध्यान रखना, अपनी चीजें जगह पे रखना, पढ़ाई लिखाई करना, खेल कूद करना, बहुत अच्छे आचरण सीखना, ये सब आपकी रूटीन में आना चाहिए। और शांतिवन की रूटीन के हिसाब से आप लोगों को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए बच्चों, और उसको फॉलो करना सीखना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आने वाले समय में प्रकृति आपको कौन सा रोल देगी ये हम नहीं जानते बच्चों, आपके माँ बाप नहीं जानते, किसी के भी माँ बाप नहीं जानते। तो खुद को उस आने वाले समय के लिए तैयार करने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी तो आपको संभालना पड़ेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी पड़ेगी। ये लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा। अब एक काम करो, आज तो पूरा दिन गुजर गया, रात भी हो गई, खाना खा करके आप लोग सो जाइए। कल सुबह अपनी माँ के साथ बैठकर एक रूटीन बनाइए, अपनी टाइम टेबल, जिसको आप फॉलो करना सीखिए। उसको फॉलो करने से आप अपने डेली टारगेट्स अचीव करना सीखेंगे। डेली गोल्स होते हैं हमारी जिंदगी में। आज का दिन हर इंसान को, हर जानवर को 24 घंटे मिलते हैं। उसी 24 घंटे में हर इंसान अपना कर्तव्य निभाता है, हर जानवर भी अपना कर्तव्य निभाता है, सबके अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो आपको भी सीखना है कि कैसे उन 24 घंटों को यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के जो आपके वक्त हैं, समय है, उसका सदुपयोग कैसे करना है। दूसरे दिन स्नेहा जी एक टाइम टेबल बनाकर बच्चों के साथ ले आई। बच्चों को पसंद नहीं आया, बच्चों ने कहा मम्मा इसमें यहाँ 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 ये चेंजेस कर दीजिए। स्नेहा जी ने कहा ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल है बच्चों, तो तुम्हारे हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंडेटरी है, जैसे सफाई, खुद की सफाई रखना, घर की सफाई रखना, आरती करना सुबह की, योग करना, मॉर्निंग वॉक करना, जो चीज़ मैंडेटरी है, जो हर बच्चों को करना चाहिए, वो मैं नहीं बदलूंगी। उसके अलावा आपको जो भी चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी पसंद से, अपनी हॉबीज़ की, अपने खेलने का टाइम, अपने होमवर्क करने का टाइम, इसमें आप थोड़ा एडजस्ट कर लो दोनों भाई बहन। फिर स्नेहा जी ने उन दोनों के कहने के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके टाइम टेबल तैयार कर दिया। और इस तरह से स्नेहा जी और स्वप्निल जी ने अपने बच्चों को समय का सदुपयोग करने का तरीका समझाया, उसकी वैल्यू समझाई कि आखिर ज़रूरत क्या है टाइम टेबल की। और इस तरह आज का एपिसोड हमारे सारे बच्चों को क्या सिखाता है? समय का सदुपयोग और अपना एक डेली रूटीन बनाइए बच्चों। आप जानते हैं हमारी 130 करोड़ की जनता में, हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता में बहुत बड़ा भाग जो है वो टैक्स पेई नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आप सब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन के, एक अच्छा इंसान बन के, गुड सिटीजन ऑफ इंडिया बन के अपने टैक्स पेई होने का रोल अदा करेंगे, तो उससे बहुत बड़ी संख्या में जो भारत में, हमारे हिंदुस्तान में गरीबी, भूखमरी और ये सब की प्रॉब्लम है, वो सब में आप बहुत बड़ा सहयोग देंगे। और उसके लिए ज़रूरी है एक
सही टाइम टेबल फॉलो करके अपने डेली टारगेट्स अचीव करने की आदत डालना, क्योंकि जब हम अपने पर्सनल गोल्स ही अचीव नहीं कर पाएंगे तो देश के लिए गोल्स अचीव करने की प्रेरणा हमें कैसे मिलेगी बच्चों। अपने देश के लिए भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य को निष्ठा से पूरा करने के लिए हमें बचपन से ही चीजें सीखनी होती हैं। मैं कर रही हूं तलाश एक ऐसे भारत की, मैं कर रही हूं तलाश एक ऐसे भारत की, हर बच्चा हो ईंट, हर बच्चा हो ईंट जिस नई इमारत की। मैं कर रही हूं तलाश एक ऐसे भारत की, हर हिंदुस्तानी बच्चा हो ईंट जिस इमारत की। और ये मेरे लाइफ स्किल सिखाने का जो ये क्लास है, जो मैंने टीचिंग शुरू की ऑनलाइन, इसका मकसद ही यही है कि मेरे हिंदुस्तान का हर बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे और इस तरह से धीरे धीरे ही सही हमारे देश को बूंद बूंद करके ही सही एक तरक्की का, एक सक्सेस का सागर बने, जिसमें हर बच्चा अपना रोल अदा करे, छोटा ही सही पर महत्वपूर्ण। बच्चों, जो मैंने आपको डेली टाइम टेबल और रूटीन की बात बताई, उसकी एक झलक, एक सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप अपने हिसाब से, अपने स्कूल टाइमिंग के हिसाब से, अपने फैमिली के नॉर्म्स के हिसाब से एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा। ये टाइम टेबल जो होता है ना बच्चों, हमें बांधे रहता है, समय के साथ बांधे रखता है और फिर हमें एक अच्छा सिटीजन बनने की प्रेरणा देता है। हमें सिखाता है कि हम समय का सदुपयोग करके कैसे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और कैसे अपने देश के लिए थोड़ा ही सही पर एक अच्छा योगदान दें। आज के हमारे एपिसोड नंबर 7 की यही सीख है कि टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए और अपने देश के लिए छोटा ही सही पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाइए। तब तक के लिए जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छी चीजें सीखते रहिए और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।